नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष बंका चार्टर्ड अकाउंटेंट अयोध्या से। आप लोगों ने मुझे पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा भी और सुना भी कि मैंने अपने पिछले वीडियो में गवर्नमेंट द्वारा 3 मई को जो एक नोटिफिकेशन निकाला गया था, नोटिफिकेशन नंबर 2036, उसके बारे में आप लोगों को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की थी कि क्या उसमें प्रावधान थे, क्या उसमें कमियां थी, कहाँ पे गवर्नमेंट ने लूपहोल्स छोड़ रखा था, क्या काम हम कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे। इसी वीडियो का संज्ञान लेते हुए गवर्नमेंट ने मेरे ट्वीट को देखा और मुझे खुशी है कि कल 9 तारीख को 9 मई 2023 को वो एक नई नोटिफिकेशन लेकर के आई, 2135 नोटिफिकेशन नंबर 2135। चलिए हम लोग जानते हैं कि ये नोटिफिकेशन पिछली नोटिफिकेशन से किस तरीके से अलग है, क्या उसमें समस्याएं थी पिछली नोटिफिकेशन में जो इस नोटिफिकेशन में दूर किया गया है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में डाउट्स का रिमूवल भी है। तो दूसरी तरफ सरकार ने अपना दायरा, अपना स्कोप भी बढ़ाया है। हम चलिए उसको कंपेयर करते हैं अपनी पिछले नोटिफिकेशन से और इस नोटिफिकेशन से। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस नोटिफिकेशन को समझने के लिए आप लोग मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें, जिससे कि उस कॉन्टिन्यूएशन में देखने से आप लोगों को उसका बैकग्राउंड पता चलेगा। मैं पिछले वीडियो की तरह इस बार भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कीवर्ड्स हैं उसको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा और उसको ज़रूर नोट डाउन कीजिए, जिससे कि आप किसी भी नोटिफिकेशन को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। पावर मैंने बताई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, कि वो अपने सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 के क्लॉज SA के सब क्लॉज 6 में वो पावर एक्सरसाइज करती है और एक नया नोटिफिकेशन लेकर के आ जाती है। इस नोटिफिकेशन की जो ओपनिंग लाइंस है वो यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को एक्सरसाइज किया और कुछ एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर लिया इसमें। ध्यान दीजिएगा, पिछली बार जो टर्म था वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस था। अब की बार जो टर्म यूज़ किया है वो फॉलोइंग एक्टिविटीज़ किया है। ट्रांजैक्शंस की जगह एक्टिविटीज़ आ गई हैं। पिछली बार उन्होंने ऑन कोर्स ऑफ प्रोफेशन कहा था, तो अब की बार उन्होंने कोर्स ऑफ बिजनेस कहा है। बिजनेस से सिर्फ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स ही नहीं, और लोगों की तरफ भी इन्होंने अपना दायरा बढ़ा लिया है। पिछली बार जो उन्होंने वर्ड यूज किया था वो ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट यूज किया था, मगर अब की बार ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर अनदर पर्सन, यहाँ पे भी देखिए उन्होंने अपना स्कोप, अपना दायरा बढ़ाया है। पिछली बार 5 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स थे, अब की बार 5 फॉलोइंग एक्टिविटीज है। चलिए हम लोग जानते हैं वो एक्टिविटीज क्या है। पहली एक्टिविटीज, एक्टिंग एज अ फॉर्मेशन एजेंट ऑफ कंपनीज और एलएलपी या कंपनी बनाने के लिए हम कोई फॉर्मेशन एजेंट की तरह से काम करते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि प्रोफेशनल्स हो, इसमें कोई भी हो सकता है, XYZ कोई अदर पर्सन। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक जहां पे उन्होंने कहा है फॉर अनदर पर्सन, तो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर्स भी ध्यान दें, या कोई फॉरेन डायरेक्टर है जिसके बिहाफ पे कोई यहाँ पे अगर उसको रिप्रेजेंट करता है तो वो भी थोड़ा सा सतर्क हो जाए, और यहाँ पे उसका भी स्कोप कवर किया गया है। दूसरा जो फॉलोइंग एक्टिविटीज में दूसरी नंबर पे एक्टिविटीज आती है वो है एक्टिंग एज और अरेंजिंग फॉर अनदर पर्सन टू एक्ट एज डायरेक्टर इन कंपनी, पार्टनर इन फर्म और LLP। तीसरे पे हम आते हैं, तो वो कहता है कि किसी के लिए आपने व्यवस्था की हो रजिस्टर्ड ऑफिस की, बिजनेस प्लेस की, इन द फॉर्म ऑफ लीज, रेंट, एनीथिंग, वहां पे भी अगर आपने कुछ इस तरह की व्यवस्था कर रखी है, उनको कोई अकोमोडेशन वगैरह दिया है, तो भी आप वहां पे कवर कर लिए जाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कई बार गुड फेथ में कोई हमको फोन करता है कि सर मेरा वहां पे ऑफिस दिखाना है, मुझे कैपिटल सिटी है दिल्ली में दिखाना है, लखनऊ में दिखाना है, या किसी ऐसे शहर में दिखाना है जहाँ पे मेरा कोई परिचित नहीं है। तो आमतौर में आदमी एक गुड फेथ में अपना ऑफिस या अपना घर को दे देता है कि ठीक है आप रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पे शो कर दीजिए। तो वहां पे ध्यान दीजिएगा कि आपने दे तो दिया गुड फेथ में, मगर क्या उसका कोई गलत इस्तेमाल हुआ तो आप भी उसके दायरे में आ सकते हैं। कई बार तो प्रोफेशनल्स भी अपने ऑफिस में इस तरीके के क्लाइंट्स को एक बिजनेस या रजिस्टर्ड ऑफिस दिखाने के लिए अपना प्लेस दे देते हैं। तो मेरी उन प्रोफेशनल से गुजारिश है कि वो ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। चौथे एक्टिविटी पे हम आते हैं। चौथा एक्टिविटी कहता है एक्टिंग एज और अरेंजिंग फॉर अनदर पर्सन टू एक्ट, अ ट्रस्टी इन
एक्सप्रेस ट्रस्ट, ध्यान दीजिएगा एक नया टर्म है यहाँ पे, एक्सप्रेस ट्रस्ट। आमतौर पे हमने सुना है कि हाँ ठीक है, ट्रस्ट में ट्रस्टी होते हैं, उसके बेनिफिशियरी होते हैं, बट नॉर्मल ट्रस्ट में ये माना जाता है कि ट्रस्ट अपने बेनिफिशियरी को कोई भी तरीके का बेनिफिट नहीं देता है आमतौर पे। बट गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पे यूज किया है, एक्टिंग एज ट्रस्टी ऑफ अ एक्सप्रेस ट्रस्ट। एक्सप्रेस ट्रस्ट का मतलब होता है कि कोई भी ट्रस्ट जो अपने बेनिफिशरीज को प्रॉपर्टीज या इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, इसीलिए उन्होंने एक्सप्रेस ट्रस्ट को यहाँ मेंशन किया, और एनी अदर टाइप ऑफ ट्रस्ट यहाँ पे उन्होंने आगे लिखा हुआ है इसमें। हम फिफ्थ एक्टिविटीज की तरफ चलते हैं। फिफ्थ एक्टिविटीज कहती है हमारी कि नॉमिनी शेयर होल्डर अगर कोई वहां पे अपॉइंट करता है किसी को, तो वो भी एक्टिविटी उसमें कवर हो जाती है। जैसा कि पिछले नोटिफिकेशन में भी दो एक्सप्लेनेशन थी, एक्सप्लेनेशन 1 और 2, इस बार भी एक्सप्लेनेशन एक है, बट उसके 4 पॉइंट उन्होंने ABCD करके कैटेगराइज किए हैं। हम उन पॉइंट्स को भी कंसीडर करते हैं कि आखिर वो पॉइंट्स क्या कहते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में सबसे ओपनिंग लाइन लिखी है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स। इसका मतलब पिछली बार जो मैंने मुद्दे उठाए थे उसमें कहीं ना कहीं कोई डाउट था। आपको याद होगा मैंने बताया था कि मेरे प्रोफेशनल पार्टनर इस तरीके से परेशान हो रहे हैं कि हम कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करें कि ना करें, सर्टिफिकेशन करें कि ना करें। तो बिल्कुल करें, मैंने उनसे कहा था कि मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि वो बिल्कुल भी सर्टिफिकेशन से पीछे ना हटें और सर्टिफाई करें। अपने पास KYC को जरूर मेंटेन करें, या जो भी उसके डॉक्यूमेंटेशन है उसको प्रॉपर वे में अपने पास जरूर रखें। देखिए मेरे इसी बात को कहने से वो कानून नहीं बन जाएगा, वो मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, मगर गवर्नमेंट ने उसी का संज्ञान लिया, मेरे ट्वीट को फॉलो किया, और वहां पे एक एक्सप्लेनेशन में डाउट को रिमूव करते हुए मैं सब उससे पहले एक सी पॉइंट को पढ़ता हूं। जो सी है वो ये कहता है कि कोई भी एक्टिविटी जिसमें एडवोकेट, CA, CS, CWA अगर इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एक्ट का भी एक धारा है, सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज B में ये दिया गया है कि कंपनी फॉर्मेशन के समय जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो कोई प्रोफेशनल अगर कर रहा है और प्रॉपर वे में अगर वो उसके रूल्स को फॉलो करते हुए अपने पास डॉक्यूमेंटेशन और पेपर्स रखता है, तो उन्होंने यहाँ पे इसको एक्सक्लूड कर दिया है। इसका मतलब जो एक डाउट क्रिएट हुआ था उन्होंने इस डाउट को रिमूव किया, और ध्यान रही ये एक्सप्लेनेशन एक्सक्लूडिंग नेचर की है। ठीक है, अब मैं आता हूं कि अपने एक्सप्लेनेशन के ए पार्ट पे। आपने देखा होगा एक्टिविटी में एक जगह आया था कि अगर किसी ने कोई कंपनी को बनाने में रजिस्टर्ड ऑफिस या इस तरीके से कोई स्पेस प्रोवाइड कर दी है। अब ऐसे तो कहीं पे भी कोई स्पेस देता है अगर रेंट पे, मैं मान लेता हूं, तो वहां पे लोग बचने लगेंगे तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने इस पे भी एक डाउट रिमूवल के लिए एक्सप्लेनेशन ए में डाला है कि अगर आप किसी को कोई रेंट पे ऑफिस स्पेस या रजिस्टर्ड ऑफिस देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस पर प्रॉपर वे में इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है 194I, आप उसके तहत TDS डिडक्ट कीजिए, तो वहां पे उस ट्रांजेक्शन को जेन्युइन माना जाएगा और आप उसके दायरे में नहीं आएंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि हर एक सेक्शंस में TDS डिडक्ट करने की एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो अगर थ्रेशोल्ड लिमिट हमारी क्रॉस ही नहीं हुई, हमारा रेंट है 5,000 रुपए महीना, 12 महीने में 60,000 हुआ, थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे है तो हम TDS कैसे डिडक्ट करें। इसी डाउट को फिर से कोई डाउट रेज ना हो किसी भी डाउट में, तो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, द कंसिडरेशन इज सब्जेक्ट टू डिडक्शन। सब्जेक्ट टू का मतलब अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है तभी आपको डिडक्ट करना है, अगर वो कंसिडरेशन थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे है तो आप डिडक्ट मत करिए, आप प्रॉपर उसका पेपर रखिए, NOC दीजिए, लीज एग्रीमेंट करिए, रेंट एग्रीमेंट करिए, जैसा भी आपका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है उस अकॉर्डिंग आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए। मैं बी पॉइंट पे आता हूं। बी पॉइंट कहता है कोई भी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पे करता है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या इन द रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन होना बहुत जरूरी है। सी मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि प्रोफेशनल्स अगर कंपनी बना रहे हैं तो एज पर कंपनीज एक्ट आप अपने आइडेंटिफिकेशन को सेव करके रखें। उसके बाद फोर्थ पॉइंट कहता है इंटरमीडियरीज के लिए, ये जैसे स्टॉक ब्रोकर वगैरह हो गए, क्योंकि इसमें भी एक क्लॉज उन्होंने डाला है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 इस क्लॉज N में, जिसमें इंटरमीडियरी को डिफाइन किया गया है, स्टॉक ब्रोकर एक्सेट्रा। वहां पे वो भी अगर एज अ इंटरमीडियरी कोई ऐसा कार्य करते हैं तो उनको एक्सक्लूड किया गया है। मैं गया शेयर होल्डर कोई डीमैट अकाउंट अपने इंटरमीडियरी स्टॉक ब्रोकर के यहाँ ओपन करा लेता हूं, तो वो तो बोनाफाइडली उसको ओपन कर देगा,
उसको इसके पीछे का इंटेंशन नहीं मालूम, इस तरीके से उसको भी यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है। मेरा यहीं पे नोटिफिकेशन फिनिश भी होती है और मेरे कंक्लूडिंग रिमार्क्स में देना चाहूंगा यहाँ पे। वैसे मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा कि आप इस वीडियो से क्या समझते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर आप डालें। और अगर आपको सही लगता हो तो लाइक और शेयर तो मैं फिर भी नहीं कहूंगा, बट आप अप्रिशिएट जरूर किया करें, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर के उसका एक बेटर इंटरप्रिटेशन के साथ आप लोगों के सामने उस कोई भी नोटिफिकेशन एक्ट या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क यही है कि जो चर्चाएं हमने पिछले वीडियो में किया था, गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन में अपने स्कोप को, अपने दायरे को बढ़ाया, बढ़ाने के साथ साथ जो डाउट्स थे उस डाउट्स को क्लियर किया। मगर इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि मैंने कहीं पे देखा सोशल मीडिया पे लोगों ने ये डाल रखा है कि गवर्नमेंट ने अपोलॉजी की है, जो उन्होंने प्रोफेशनल्स को यहाँ कवर अप किया था उनको इस नोटिफिकेशन से हटा दिया है। तो यहाँ पे फिर मैं कहूँगा कि मेरा पर्सनल व्यू ये है कि वो नोटिफिकेशन भी सस्टेन कर रही है और ये न्यू नोटिफिकेशन उसके फॉलोइंग नोटिफिकेशंस में है, उसको कहीं रिमूव नहीं कर रही है। तो 3 मई की भी नोटिफिकेशन सस्टेन करती है और ये 9 मई की भी जो नोटिफिकेशन आई है ये भी सस्टेन करती है। दोनों की अपनी वैल्यू है, बस जो लूप होल्स थे उसको प्लग कर दिया गया है, जो डाउट्स थे उनको रिमूव कर दिया गया है। यही मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स है। थैंक यू।